अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मतीन हसनैन। लोड शेडिंग एक ऐसा मसला है जो कि हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी का शायद एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है। कभी ये कम होती है तो कभी ज़्यादा। आज भी मुल्क के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर 14-14, 16-16 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। फिगर्स हमें बताते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 30,000 मेगावाट्स है, जबकि पाकिस्तान बमुश्किल ही 22 से 23,000 मेगावाट्स की पैदावार कर पा रहा है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि इस शॉर्टफॉल की वजह क्या है। आया कभी ऐसा वक्त हमें देखने को मिलेगा जिसमें हम लोड शेडिंग के इस मसले पर फुली काबू पा लेंगे, और अगर इसके कोई प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैं तो वो क्या हैं। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1950s से। ये ऐसा दौर था जिसमें पाकिस्तान में बिजली बराए नाम हुआ करती थी और बहुत कम बनती थी, और जो बिजली बनती थी ये प्राइवेट पावर हाउसेस बनाया करते थे। ये वो दौर था जिसमें गवर्नमेंट का पावर सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं था। ये प्राइवेट पावर हाउसेस थर्मल बेस्ड बिजली बनाया करते थे और उसके लिए फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि फर्नेस ऑयल उस वक्त बहुत सस्ता होता था। 1952 में जब गवर्नमेंट ने सुई गैस रिजर्व्स फाइंड आउट किए तो उनके पास इन रिजर्व्स को यूज़ करने का कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं था। तो उन्होंने ये फैसला किया क्यों ना ये गैस रिजर्व्स पावर सेक्टर को बेचे जाएं और उनसे रेवेन्यू भी कमाया जाएगा, और उससे ये भी फ़ायदा होगा कि मुल्क के लिए बिजली भी बनती रहेगी। यही ऑफ़र लेकर जब वो इन प्राइवेट पावर हाउसेस के पास गए तो उन्होंने ये ऑफ़र मुस्तरद कर दी, ये कहते हुए कि ऑलरेडी जो वो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो ₹1 फ़ी गैलन है, जो कि बहुत सस्ता है, तो उन्हें ये ज़रूरत पेश नहीं आ रही कि वो गैस पर कन्वर्ट करें। गवर्नमेंट वहाँ से मायूस हुई और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, और उन्होंने ये गैस डोमेस्टिक यूज़ के लिए घर घर में देना शुरू कर दी। अर्ली 60s में गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि वो भी पावर सेक्टर को कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसके लिए उन्होंने हाइडल पावर सिस्टम का इंतखाब किया। 1962 में मंगला डैम की बुनियाद रखी गई, और जो कि काफ़ी सूदमंद साबित हुई, क्योंकि इसके स्टार्ट होने के बाद 1968 में इसके एडिशन के बाद पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दुगना हो गई थी, और उसी को हैंडल करने के लिए और उसको मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने वापडा का इदारा इंट्रोड्यूस किया, और उसके साथ साथ तरबेला डैम की बुनियाद भी रख दी गई। यहाँ तक ना ही प्राइवेट सेक्टर और ना ही पब्लिक सेक्टर किसी ने ये नहीं सोचा था कि इन फ्यूचर उन्हें गैस को यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। आगे चलकर 1970s में ऑयल क्राइसिस आता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें बढ़ जाती हैं। वैसे तो इस ऑयल क्राइसिस के पीछे कई वजूहात थीं, लेकिन उसमें से प्रोमिनेंट ये दो थीं। द फर्स्ट वन वॉज ईरानियन रेवोल्यूशन। ईरान में रेवोल्यूशन आने के बाद उनके मुल्क की हालत काफ़ी अनस्टेबल थी, जिसकी वजह से ईरान जिन मुल्कों को ऑयल सप्लाई करता था उनकी सप्लाई भी काफ़ी अफेक्ट हुई थी। इसके अलावा जो दूसरी और सबसे अहम वजह थी वो थी यौम किपुर वॉर। ये ऐसी वॉर थी जो कि अरब ममालिक ने मिलकर मिस्र और शाम की सरबराही में इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ी थी। इस जंग का मकसद उन इलाकों को दोबारा से रिकवर कराना था इसराइल से, जो कि इसराइल ने 1967 वॉर में इन ममालिक से छीन लिए थे। इस जंग में अमेरिका और कुछ दीगर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसराइल का साथ दिया था, और इन्हीं ममालिक को सबक सिखाने के लिए अरब ममालिक ने अपनी ऑयल सप्लाई इन तमाम कंट्रीज़ से कट ऑफ कर दी थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते एक बैरल ऑयल जो कि $3 का हुआ करता था, चंद दिनों में उसकी कीमत 4 गुना बढ़कर $12 फ़ी बैरल हो गई थी। इसी को सामने रखते हुए पाकिस्तान में पावर सेक्टर को यह एहसास हुआ कि अब मज़ीद फर्नेस ऑयल पर बिजली नहीं बनाई जा सकती, और अब उन्हें कंसिडर करना चाहिए और गैस पर कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर गैस रेवोल्यूशन एरा। वो गैस रिजर्व जिन पर पहले डोमेस्टिक सेक्टर रिलाय कर रहा था, अब पावर सेक्टर भी उसमें ऐड हो गया था। इसके साथ साथ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी अब इस पर कन्वर्ट होने लगी थी। इसके अलावा फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी गैस को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाने लगा था। तो इस तरह सारे मुल्क ने मिलकर इन गैस रिजर्व्स का 1970 से 1990 तक भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन प्रॉब्लम तब पेश आई जब ये गैस रिजर्व्स डिप्लीट होना शुरू हुए। तो कि इस दौरानिए के अंदर पाकिस्तान ने कई और गैस के ज़ख़ीरे दरियाफ्त किए थे, जिसमें से प्रोमिनेंट कादरपुर गैस रिजर्व्स थे, लेकिन ये इतने नहीं थे कि इनके ऊपर रिलाय किया जा सके।
जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि पावर सेक्टर को मज़ीद गैस पर रिलाय नहीं करने दिया जा सकता और इसके लिए किसी और रिसोर्स की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि बिजली और भी कई तरीक़ों से बनाई जा सकती है, जैसे कि एटॉमिक, कोल, हाइडल पावर और ऑयल। क्योंकि पाकिस्तान के पास उस वक्त एटॉमिक और कोल कैपेबिलिटी नहीं थी कि उसके ऊपर बिजली बनाई जा सके, और हाइडल पावर पे पिछले 2-3 दहाइयों से पाकिस्तान ने ज़्यादा काम नहीं किया था, तो पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि दोबारा से फर्नेस ऑयल के ऊपर कन्वर्ट किया जाए, जिसकी वजह से पीपीपी गवर्नमेंट ने 90s में आईपीपीज लगाए, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, जिसको चलाने वाली एंटिटीज़ ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज थी। उन कंपनीज़ ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इंश्योरिटी मांगी कि जो ऑयल वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए लेंगे वो और जिस रेट पर वो बिजली बेचेंगे गवर्नमेंट को वो डॉलर रेट पर होगी। इस तरह उनके प्रॉफिट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे और इन्फ्लेशन का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। दो कि ये हमारे बेनिफिट में नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट मजबूर थी और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो मान गई। लेकिन उन्हें यह मालूम था कि ये सस्टेनेबल नहीं है और उन्हें कोई और रिसोर्स तलाश करना चाहिए, कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब गैस इंपोर्ट की जानी चाहिए। तब अर्ली 2000s में पाकिस्तान ने LNG इंपोर्ट करना शुरू की। लिक्विफाइड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करना और उसको दोबारा से रीयूजेबल बनाना, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता था जो कि पाकिस्तान के पास नहीं था। तो हुकूमत ने यह फैसला किया कि क्यों ना डायरेक्ट गैस पाइपलाइन दूसरे मुल्क से यहाँ पे मंगाई जाए ताकि इस हैसल से बचा जा सके। तो ये पहले ही भांप लिया गया था और मिड 90s से ही पीपीपी गवर्नमेंट ने, बेनज़ीर गवर्नमेंट ने ईरान के साथ निगोशिएशंस की थी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए ईरान मान भी गया था। और अभी तक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, गैस पाइपलाइंस बॉर्डर पर पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें मसला ये आया उसके कंप्लीशन के अंदर कि दरमियान में ईरान से गैस पाइपलाइन होते हुए बलूचिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होनी थी, लेकिन बलूचिस्तान में कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो ये नहीं होने देना चाहती। इसके अलावा अमेरिकन सैंक्शंस दूसरी वजह थी जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकलिटी में नहीं आ पाया। इसकी इम्प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए बेनज़ीर भुट्टो तुर्कमानिस्तान 1996 में दौरे पर गई और वहाँ पर उन्होंने दोबारा से गैस पाइपलाइन निगोशिएशंस की बात की और उनसे कहा कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाएं, और वहाँ पर एक डिसाइड हुआ टापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से। ये ऐसी गैस पाइपलाइन थी जो कि तुर्कमानिस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया को जाती थी। लेकिन हम जानते हैं कि पिछली 2-3 दहाइयों से अफ़गानिस्तान की कैसी हालत है और वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज तक हम आईपीपीज से ब्लैकमेल होते आ रहे हैं और वो जितनी प्राइस पर ऑयल हमसे कहते हैं हम उनको देते हैं और महंगे दामों उनसे बिजली खरीद कर हम मुल्क में देते हैं। और यही वजह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारे मुल्क का खसारा इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर हम सोल्यूशंस की बात करें तो वो डिफरेंट नौइयत के हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस की बात करें तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो यही है, या तो ईरान से गैस पाइपलाइन मंगाई जाए जो कि हमें सस्ती भी पड़ेगी, इसकी बजाय कि तुर्कमानिस्तान से मंगाई जाए, क्योंकि वो गैस पाइपलाइन काफ़ी लेंथी होगी तो हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। और अगर हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाएं तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट को पावर सेक्टर की निगरानी को खुद करनी चाहिए और ख़ुद इस पर कंट्रोल लेना चाहिए और आईपीपीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और उनसे ब्लैकमेल होना नहीं चाहिए। और उसका सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान को हाइडल पावर की तरफ जाना चाहिए। हमारे यहाँ ऑलरेडी दरिया हैं और गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इन रिवर सिस्टम को अपने काम में लाए और मुख्तलिफ डैम्स बनाए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े। उनके ज़रिए हम हाइडल पावर सिस्टम के थ्रू सस्ती और लार्ज स्केल पर और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिजली बना सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को, पब्लिक को भी ये इनकरेज करना चाहिए कि सोलर, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा जाएं, सोलर और विंड एनर्जी की तरफ जाएं और इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें ताकि जो कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसके ऊपर प्रेशर कम किया जा सके। और जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है वो है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाएं। हमारा ज़्यादातर ऑयल जो कि हम इंपोर्ट करते हैं वो या तो आईपीपीज़ बिजली प्रोडक्शन के अंदर चला जाता है या फिर हमारी गाड़ियों के अंदर चला जाता है, जो कि हम रोज़ाना ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए। हमें फिगर्स बताते हैं कि 27% जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो पेट्रोलियम बेस्ड हैं, जिनमें LNG, जिसमें ऑयल आपका आ जाता है, जिसमें डीजल आ जाता है, ये सारी चीज़ें। अगर हम इन्हीं इंपोर्ट्स को कम करने पर
इक्तफा करें और इन्हीं को काम करें, तो उसके लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा। क्या वजह है कि एक एक घर के अंदर 4-4 गाड़ियां हैं, एक बस 20 लोगों को 30 लोगों को एक मंजिल तक पहुंचा सकती है, तो क्यों हम एक एक इंसान एक एक गाड़ी चलाकर उसी मंजिल पर जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का भी बुरा हाल है, सड़कों पे सड़कें बनती जा रही हैं और हम ऑयल पे ऑयल खरीदी जा रहे हैं जिसका खरीदने की ताकत हमारी जेब को है नहीं। दुनिया के जितने भी डेवलप्ड ममालिक हैं वो सारे के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाकर उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे आप लंदन को चेक करें, मॉस्को को चेक करें या चाइना को चेक करें। तो हमें इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाएं, अगर हमें ऑयल कंजम्पशन को कम से कम करना है।